बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। माशाल्लाह। तो सुबह से आप क्लास ले रहे हैं, तो थके तो नहीं? नहीं सर जी। अच्छा, माशाल्लाह। आज हम मैयर थ्योरी से आगाज करते हैं और उसकी कुछ बेसिक बातों का पहले आइडिया हासिल कर लें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। कुछ टर्में हैं जो आपको आगे बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फंक्शन के बारे में तो बड़ा आसान तरीके से इल्म है आपको, और ख़ास तौर पे रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में भी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसा कि हमने मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ा है कि वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब उसकी जब रेंज आप देखते हैं तो वो रियल नंबर्स हैं। तो ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ये आज आपके लिए कि देखें, जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बातें करते हैं ना, तो उसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान रहते हैं, इन्फिनिटी को कंसीडर नहीं करते। और आज के बाद अगर हम किसी फंक्शन के अंदर रियल नंबर्स को भी शामिल करें और ये जो दोनों इनफाइनाइट नंबर्स हैं इनको भी अपने इंटरवल का हिस्सा बना लें, तो हर उस फंक्शन में जिसमें इन्फिनिटीज शामिल होंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये डिफरेंस है जी, एक रियल वैल्यूड फंक्शन में और एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन में। और अगर सिर्फ आप अपने आप को महदूद रखें 0 से इन्फिनिटी तक, नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर ना करें, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज और फिर साथ इन्फिनिटी, तब हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है, वो मैपिंग जो है, वो नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन की है। तो ये बस एक डिफरेंस है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड का और जस्ट रियल वैल्यूड फंक्शन का। बाकी यहां फंक्शन नहीं है इस टॉपिक के अंदर, यहां सेट फंक्शन है। तो क्या मतलब इसका कि आपके पास एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और आपने उसके अंदर से एक कलेक्शन बनाया है जो कि सबसेट्स का कलेक्शन है। अच्छा जी, तो आपने एक नॉन एम्प्टी सेट के अंदर से सबसेट का कलेक्शन लिया है, और वो पावर सेट भी हो सकता है। तो एक तरफ आपके पास सबसेट के कलेक्शन की फैमिली है और एक तरफ आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रियल नंबर मौजूद हैं। तो अब जब आप इन दोनों के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, तो उस मैपिंग को कहेंगे कि वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन है। यानी एक तरफ सेट ए है, आप उसे एक वैल्यू दे देते हैं, कोई भी जो आपका दिल करता है, आप कहते हैं मैंने इसे 0 देनी है। फिर दूसरा आप उसके अंदर से सेट लेते हो बी, आप कहते हो कि मैंने इसे -1 कहना है। आप एक सी वैल्यू ले लेते हो, सेट एक सी लेते हो, उसको आप लेट्स सपोज आप 10 दे देते हो। तो आप देखें कि एक तरफ तो सेट्स का कलेक्शन है और दूसरी तरफ रियल वैल्यूज हैं। आप
एक सेट एन लेते हो, आप उसको इन्फिनिटी दे देते हो, एक सिंबल अलाट करना मकसद होता है फंक्शन के अंदर। तो जब आप इस तरह का अमल करोगे तो हम कहेंगे कि ये सेट फंक्शंस हैं। और जबकि रेंज में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी भी है, तो हम कहेंगे कि ये सेट फंक्शन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड है। और अगर आप जीरो से इन्फिनिटी तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो फिर नॉन नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी आगे कुछ बातें हैं, मिसाल के तौर पे आपको बार बार आगे दो चीजें नजर आएंगी। एक तो एडिटिव सेट फंक्शन है और एक इसके मुकाबले में यूज होगा सब एडिटिव। एडिटिव और सब एडिटिव, ये दो टर्में आपको बार बार इस्तेमाल करेंगे आप, कम से कम दो सेट के लिए और ज्यादा से ज्यादा बेशक जितने मर्जी आप इस्तेमाल कर लें। एडिटिव सेट फंक्शन के अंदर क्या होता है, जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। वो कहता है कि जनाब आपने दो सेट लिए हैं, ए यूनियन बी, उनका लिया। अगर ए यूनियन बी के ऊपर जो मैपिंग आपने ली है, उसका जो इमेज लिया है ए यूनियन बी से, जो आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा। तो जो ए यूनियन बी का इमेज है, अब एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी सेट के ऊपर एफ लगा देते हैं तो फिर वो सेट नहीं रहता। आज की इस सेट फंक्शन की थ्योरी में जब किसी सेट के ऊपर एफ लग जाएगा तो वो रियल नंबर बन जाएगा, वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड की बातें हो रही हैं। तो जब किसी दो सेट के यूनियन पे एफ लगा तो एक नंबर आएगा। फर्ज करें मैं कहता हूं 5 आता है, यानी जो मैंने मैपिंग डिफाइन की है उसके तहत जो इमेज बना है वो 5 आया है। जबकि इनफरादी हैसियत में ए का जब मैंने इमेज लिखा तो वो 2 था और बी का लिखा तो वो 3 था। तो इस तरीके से जब सेट्स के दरमियान एक तरफ यूनियन हो और एक तरफ उनकी इनफरादी वैल्यूज का सम हो, अगर इनके दरमियान इक्वालिटी होल्ड करती हो तो हम कहेंगे कि ये जो सेट फंक्शन की क्वालिटी है ये एडिटिव सेट फंक्शन है। इक्वालिटी का होल्ड करना एडिटिव सेट फंक्शन के की अलामत है। और कभी ऐसे भी हो सकता है, और ये होगा, हमारे कई क्वेश्चंस के अंदर ऐसा भी होगा कि फर्ज करें आपने यूनियन के लिए आंसर निकाला है और वो आया 4, जबकि ए की वैल्यू जो है वो 2 है और बी की जो वैल्यू है वो 3 है। तो जब आपने उनको ऐड किया तो अब इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। अब जब इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि आंसर क्या हुआ, 4 इज ग्रेटर देन 2 + 3, सॉरी लेस देन 2 + 3, यहां लेस देन आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये जो सेट फंक्शन है अब ये एडिटिव नहीं रहा, अब ये सब एडिटिव बन गया है। तो ये डिफरेंस है एडिटिव में और सब एडिटिव में। एडिटिव के अंदर इक्वालिटी होल्ड करती है, सब एडिटिव में इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। और एक आपको और मजे की बात बताऊं, इक्वालिटी कब होल्ड करती है, कोई ऐसे इशारे मिल जाएं जिससे हमें यह पता चल जाए कि इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो जब ए और बी आपस में डिसजॉइंट होंगे, अगर इनका आपस में जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा, तो फिर तो इनके दरमियान एडिटिव सेट फंक्शन की क्वालिटी आएगी। यानी ये आपस में एडिटिव सेट फंक्शन के तहत
प्रोसीड करेंगे। तो अगर फर्ज करें, आपको शायद इल्म होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को देखा होगा और एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन के बारे में जानते होंगे कि जब आप ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो वो ए और बी की प्रोबेबिलिटी की अगर सिर्फ सम के बराबर आ जाए तो वो तभी मुमकिन होता है जब ए और बी आपस में डिसजॉइंट हो। तो जब इस तरीके से इक्वालिटी होल्ड करेगी तो हम कहेंगे कि वो एडिटिव सेट फंक्शन है। आगे चलते हैं। आगे है इसी के बारे में एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा कि आपके पास एक रियल नंबर का सेट है और आपने उसके अंदर से बेशुमार इंटरवल्स कंसीडर किए हैं इस तरह के, और आपने जब इन इंटरवल्स के ऊपर सेट फंक्शन डिफाइन किया, और ये जो सेट फंक्शन है आप देख सकते हैं, ये नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड सेट फंक्शन की एक एग्जांपल है। तो इसमें आपने एक इंटरवल को एक वैल्यू असाइन की है जो उसी इंटरवल की लेंथ के बराबर है। और अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास इस तरीके से ए और बी एक इंटरवल है, आपने इसे एक वैल्यू असाइन करनी है, अपने अपने तरीके हैं, अंदाज हैं, यहाँ जो वैल्यू असाइन की जा रही है वो इसकी लेंथ है। और किसी इंटरवल की लेंथ, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, आपने हमेशा उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना है। ये होगी उस इंटरवल की लेंथ। इस फार्मूले से आपने अपने इस एम के अंदर मौजूद हर इंटरवल को जो नंबर असाइन करना है वो इस फार्मूले के तहत करना है। तो वो कहता है कि अगर मैं दो ऐसे इंटरवल यहां से लूं जो आपस में डिसजॉइंट है, क्योंकि अगर आप इनका यूनियन लेते हैं तो वो ए सी आएगा, इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई आएगा। अगर मैं इस कंडीशन के तहत यहां से इंटरवल उठाता हूं कि हर दो इंटरवल आपस में डिसजॉइंट है, तो देखिए I1 का इंटरवल अगर आप यहां से नोट करें तो क्या आता है, I1 का इंटरवल जो है वो b माइनस ए है। I2 का जो इंटरवल की जो आपने मैपिंग डिफाइन की है उसकी लेंथ के मुताबिक c माइनस ए है। आओ इन दोनों को जमा कर दें, इनको जमा करने से आंसर आता है c माइनस ए, और ये एक्चुअली उन्हीं के दोनों के यूनियन से बनने वाला जो इंटरवल है उसका इमेज है। तो ये एग्जाम्पल बताती है कि यहां ली गई जो मैपिंग है, वो जो सेट फंक्शन है वो एडिटिव सेट फंक्शन है, ना कि सब एडिटिव। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ना छोटी छोटी बातें हैं जिनका जिक्र बहुत दफा आगे बार बार आएगा, तो आप जरा नोट कर लें कि फर्ज करें, अब देखें, ये जो हमने सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन पढ़ी थी वो इसीलिए पढ़ी थी कि जो बातें हम करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी था कि जैसे अभी हमने कहा कि मैं जब दो इंटरवल का यूनियन लूं, तो अगर ये सिग्मा अलजबरा होगा, ये जो एम है अगर ये सिग्मा अलजबरा होगा ना, तो सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन यही कहती है कि यूनियन भी उसी का मेंबर आएगा। तो अगर आपके पास एक सिग्मा अलजबरा है, एम एक सिग्मा अलजबरा है, आप उस सिग्मा अलजबरा के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, और अब अगर आपने उस सिग्मा अलजबरा से एक सीक्वेंस उठाई है सेट्स की, तो जब आप उसके ऊपर म्यू लगाएंगे उसके यूनियन पे, और उनकी इनफरादी वैल्यूज की जो होंगे उनके इमेजेस होंगे, यूनियन का इमेज और इनफरादी हैसियत में हर सेट का इमेज, उनके दरमियान पॉसिबिलिटीज जो हैं वो यहां टेबल के अंदर मौजूद है। कि हो सकता है, ये देखिएगा, हो सकता है कि अगर आप फाइनाइट सीक्वेंस लेके एक तरफ यूनियन लेते हैं और फिर उनका इमेज निकालते हैं, और एक तरफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स के इमेजेस का सम लेते हैं, अगर ये बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ उसने खास तौर पर नीचे अलहदा से लिखा भी है कि इस सीक्वेंस में ली गई हर जो वैल्यू है, हर मेंबर जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। अगर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है
तो फिर ये प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें यूनियन ऑफ ई आई पे ली गई जो मैपिंग की वैल्यू है वो इंडिविजुअल वैल्यूज के सम से लेस होगी हमेशा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये फाइनाइटली सब एडिटिव है। इक्वालिटी होल्ड करेगी तब एडिटिव बोलेंगे, अगर इनइक्वालिटी आती है तो फिर हम बोलेंगे सब एडिटिव। और अगर आप यहाँ n को इनफाइनाइट कर देते हैं, अपने सीक्वेंस के मेंबर्स को इनफाइनाइट कर देते हैं, तो उसी सूरत में वही अमल जो है वो फाइनाइट से हट के काउंटेबल कहलाएगा, काउंटेबली सब एडिटिव, क्योंकि यहां पे भी इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो सब एडिटिव, और इनफाइनाइट सीक्वेंस की वजह से काउंटेबल। और इसी को अगर आप इक्वालिटी के लिए पढ़ना चाहें, ये है देख ले, इसमें है कि है तो वैसे इनफाइनाइट सीक्वेंस मगर हर दो एलिमेंट आपस में पेयरवाइज डिसजॉइंट है, लिहाजा इसे बोलते हैं काउंटेबली एडिटिव या सिग्मा एडिटिव। और एक आखिरी यहाँ पे बड़ा बात है, इसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रॉपर्टी। मोनोटोन होना, कि आपका सिग्मा अलजबरा था, सिग्मा अलजबरा के बारे में आप जानते हैं कि जिसके अंदर से लिए गए कोई भी दो मेंबर का यूनियन पलट के उसी का मेंबर हो। अगर आपने उस सेट एम से एक मेंबर लिया है तो उसका कंप्लीमेंट भी उसी का मेंबर हो, दूसरी प्रॉपर्टी है ये। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने सीक्वेंस ली है एम के अंदर से, तो आपने जब उनका काउंटेबल यूनियन लिया है उस सीक्वेंस के मेंबर का, तो पलट के वो भी एम का मेंबर हो, तो वो सिग्मा अलजबरा होता है। अब अगर आपके सामने आपको पता चले कि आपने जो दो सेट उठाए हैं उनमें एक सेट का दूसरे सेट के साथ ये रिश्ता है कि वो आपस में एक दूसरे के सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। अगर ऐसा हो, यानी आमतौर पे जरूरी नहीं होता कि अगर आपने दो सेट लिए हैं तो वो लाजमी हो कि एक दूसरे का सबसेट है। पावर सेट के अंदर आप देखें कई ऐसे सेट आपको मिलेंगे जो आपस में डिसजॉइंट हैं। तो अगर ऐसा मुमकिन हो कि एक सेट ए है वो बी का सबसेट है, और जो मैपिंग आपने उन सेट के ऊपर ली है अगर उसमें ए की जो वैल्यू है, यहां म्यू का मतलब है जी फंक्शन, कभी हम फंक्शन एफ से जाहिर करते हैं और यहां आपको कभी कहीं म्यू भी नजर आएगा, ये इसका अल्टरनेटिव है। म्यू एक फंक्शन है, जब उसके ऊपर ए पे लगाया उसको तो आंसर जो है एक रियल वैल्यू आएगी। इसी तरह जब बी पे लगाया तो वो भी एक रियल वैल्यू आएगी। और पता ये चला कि अगर ए बी का सबसेट है तो फिर उनकी मैयर वैल्यू ए की वो मैयर वैल्यू बी के या हो सकता है बराबर हो या लेस हो। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रॉपर्टी। अब इसका उलट यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे, यानी ए बी का सबसेट है और हम ये कहें कि बी का मैयर ए के मैयर से लेस है, ऐसा नहीं होगा। ए अगर बी का सबसेट है तो ए का मैयर ए के ऊपर ली गई मैपिंग बी के ऊपर ली गई मैपिंग से लेस देन होनी चाहिए, या स्पेशली किसी एक केस के अंदर इक्वल भी हो। तो अगर इन चीजों को अगर आपने थोड़ा सा गौर कर लिया कि सेट फंक्शन क्या होता है और फिर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन क्या है, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल सेट फंक्शन क्या है, और ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आपने ये समझ ली हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैयर थ्योरी की पहली डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ये मैयर की या मैयर के अंदर दाखिल होने पे ये जो पहला स्टेप है, पहली डेफिनेशन है वो ये है। आपने लफ्जों पे गौर करना है। वो कहता है कि एम सिग्मा अलजबरा है, किसका? एक्स का। तो इस स्टेटमेंट से अब आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट था, उसके अंदर से कुछ सबसेट का कलेक्शन लिया है और वो सिग्मा अलजबरा है। यानी अगर दो का मेंबर लेंगे तो यूनियन उसी के अंदर आएगा, हर सेट का जो कंप्लीमेंट है वापस उसी का मेंबर है, और काउंटेबल काउंटेबल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उसका सीक्वेंस का
आंसर भी यूनियन का वापस उसी का मेंबर आएगा। तो सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन ये आपके फौरन जहन में आ जानी चाहिए। जैसा कि अगर कोई आपसे बोले कि भाई हम कहते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप, तो फौरन आपके जहन में, आपके बैकग्राउंड में एक फिल्म चलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि वो जो 4 प्रॉपर्टीज है ये होल्ड करता है। लो जी, अब आपने समझ लेना है कि ये जो एम है इसके अंदर मैप एलिमेंट किस तरह के हैं। एम के अंदर सबसेट्स हैं एक्स के, सेट की तरह के मेंबर हैं एम के, और एक मैपिंग डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम यहां म्यू है, और वो एक नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन की मैपिंग है। क्योंकि यहां पे आप देख लें उसने माइनस इन्फिनिटी से जीरो को स्किप किया हुआ है, जीरो से इन्फिनिटी शामिल किया है। तो फिर सुनिए, ये जो मैपिंग है ये प्री मैयर होगी। आज की पहली डेफिनेशन प्री मैयर। तो प्री मैयर वो मैपिंग होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो सेट फंक्शन होता है जिसमें एम्प्टी सेट को आप हमेशा जीरो के साथ मैप करवाएं। अगर एम्प्टी सेट का जो इमेज है आपके सेट फंक्शन में जीरो है, तो फिर आप बोलेंगे वो जो आपने मैयर, वो जो फंक्शन डिफाइन किया है वो प्री मैयर है। जो मैयर है ना, वो असल में मैपिंग का ही एक मुतबादल नाम है कि मैयर इज जस्ट अ मैपिंग, इज अ फंक्शन, इज अ सेट फंक्शन। whenever the value of phi, the mapping of phi is zero, you say that that मैयर, that function is प्री मैयर। तो इस पूरे यूनिट के अंदर कभी भी कहीं पे भी जब भी प्री मैयर का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो फौरन समझ लेना कि इसमें एम्प्टी सेट का इमेज हमेशा जीरो है। अगर किसी मैपिंग में फाई का इमेज जीरो ना हो तो वो प्री मैयर नहीं होगा। अब आप देखें यहां उसने एक एग्जांपल दी है उसी तरह की कि मेरे पास इंटरवल्स हैं, रियल नंबर्स के अंदर से लिए गए मुख्तलिफ ओपन इंटरवल्स हैं, और मैंने एक मैपिंग डिफाइन करनी है। और मैपिंग ये है कि जनाब हर इंटरवल को मैं एक नंबर दूंगा जो कि उसकी लेंथ के बराबर होगा। यानी मैं अगर यहां से एक इंटरवल लेता हूं 5 से 7, तो इस डिफाइन किए गए मैपिंग के तहत मैं जब इसको कोई नंबर दूंगा, असाइन करूंगा नंबर, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखने लगा हूं, 2 लिखने लगा हूं। जाग रहे हैं ना सारे? यस सर। ओ वेरी गुड, एक ही आवाज आई है। और लड़कों किधर हो? यस सर। और लड़कों सर सोए हुए हैं। ओ मैं सदके जावा। और लाहौर आ गया जे, उठ जाओ। यस सर। वेयर आर बॉयज? बॉयज वेयर आर यू? बॉयज, सर वो तो सच में सोए होने हैं। बॉयज। अच्छा जी, तुसी शिकायतां ना लाया करो। यस सर। और मेरा पुत्र उठ जा, लाहौर आ गई। आप मुझे बता सकते हैं मैंने क्या बोला है अभी? कोई बॉयज में से बता दे कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है, खास तौर पे ये जो अभी रेड कलर में एन सर्कल है प्री मैयर, बताएंगे? सर सबसे पूछें। अच्छा चले, कोई बात नहीं ना, तुसी किसी नु गुनाहगार करो। अच्छा जी, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सेट फंक्शन की थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया है कि जब हम सेट्स को मुख्तलिफ नंबर देंगे, तो अगर ये जो स्पेसिफिक किस्म की मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि जब हम इंटरवल्स को उनकी लेंथ के बराबर एक नंबर देंगे, तो अगर आप एक फाई लेते हैं यहाँ, तो फाई का मतलब है कि आपका एक ऐसा इंटरवल है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है। यानी अगर मैं एक इंटरवल लिखता हूं 3 से 3, और ये ओपन इंटरवल है, और ये ओपन इंटरवल है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लेंथ बताइए, तो ये 0 आएगी।
तो फाई का इंटरवल की जुबान में मतलब है एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा इंटरवल जिसमें कोई मेंबर भी नहीं है। तो जनाब ए माइनस ए लेंथ के मुताबिक ये जो हमने डेफिनेशन यहाँ ली है, आंसर 0 आएगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि कोई प्री मैयर की कोई एग्जाम्पल दें, तो ये प्री मैयर की एग्जाम्पल है जिसमें आपने फाई को 0 अलाट किया है। तो ये प्री मैयर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे है जस्ट मैयर, सिंपल जनरल मैयर। तो ये भी एक सेट फंक्शन है और इसके ऊपर भी हमने 3 खूबियां चेक करनी है कि मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और मैंने एक उसके अंदर से सबसेट का कलेक्शन लिया है, और वो जस्ट सबसेट का कलेक्शन नहीं है बल्कि उसके अंदर ये खूबी है कि जनाब वो सिग्मा अलजबरा है। सिग्मा अलजबरा का एक कलेक्शन है जो मैंने एक्स से लिया है और मैंने उसके ऊपर ये मैपिंग डिफाइन की है। अब एक तरफ मेरे पास एम है जिसमें मुख्तलिफ सेट्स का कलेक्शन है और दूसरी तरफ मेरे पास एक इंटरवल है रियल नंबर्स का। अब मैं अगर मैं ये जो मैंने मैपिंग ली है सेट फंक्शन की, अगर इसके अंदर देखूं कि 3 खूबियां हैं, 3 खूबियां हैं। पहली खूबी कि वो जो मैंने मैपिंग ली प्री मैयर है, प्री मैयर है वो, यानी अगर मैं फाई का इमेज लूंगा तो वो फाई का इमेज जो है वो 0 है। अक्सा फयाज अपना पुत्र माइक ऑफ कर लो। इनशा अशरफ, अक्सा फयाज भाई अपनी घर की बातें ना मुझे सुनाओ, अपना माइक म्यूट कर ले जी। अक्सा रोल नंबर 20 अपना माइक ऑफ कर लें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह तो खुशियां दे, आसानियां दे, अल्लाह तो रोजे का पूरा पूरा अजर दे। तो आपने जी 3 खूबियां अपनी इस सेट फंक्शन के अंदर देखनी है। पहली खूबी कि वो प्री मैयर हो, मतलब क्या कि उसमें फाई का इमेज 0 हो। दूसरी खूबी जो है, इसकी वजह से यहां मैंने एक आपको गलती बतानी है, वो आपने ठीक कर लेनी है, कि वो कहता है कि अगर मैं किसी भी सेट का इमेज लूं तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो शुड बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो मेरी एक बात हो, मुझे बताओ, सच्ची बात बताओ, ये जो मैपिंग अभी यहां डिफाइन की गई है इसके अंदर तो नेगेटिव नंबर ही नहीं है, ये तो 0 से इन्फिनिटी है। तो यहां तो मुमकिन ही नहीं है कि नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे आप लूडो का दाना फेंकी और मैं कहूं कि 7 कितनी बारी आएगा या 8 आएगा कि नहीं आएगा, जब आपकी मैपिंग के अंदर 8 है ही नहीं तो वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे ये जो मैपिंग है इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये ठीक नहीं है। यहां लिख लें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। फिर वो जो दूसरी बात है वो समझने में या वो बात करने में आपको या मुझे इतराज नहीं होगा कि दिस मैपिंग म्यू फ्रॉम एम टू एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नंबर्स। सर इस मैपिंग पर भी तो ऑल पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं। किस में पुत्र? क्यों ग्रेट सेकंड कंडीशन में सारे ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, जब आपकी बोरी के अंदर, आपके बॉक्स के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, और आपसे मैं ये बोलूं कि आंखें बंद करके आपने एक नंबर निकालना है, तो वो पॉजिटिव भी निकल सकता है, वो नेगेटिव भी निकल सकता है। जब आप सिर्फ ये 0 से इन्फिनिटी की पाबंदी लगाएंगे ना, तो फिर ये प्रॉपर्टी का जिक्र करना बनता ही नहीं है कि जब आपने बोरी में से आपने कोई नंबर निकालना, जब हर दफा पॉजिटिव ही निकलना है, तो फिर मैं क्यों कहूं कि जी ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, ये यस ये, सर। ये प्रॉपर्टी है कि आपने जब मैयर डिफाइन किया है, मैपिंग डिफाइन की है, तो उसमें हर सेट के लिए जो वैल्यू असाइन करनी है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां आपने ओपन टास्क देना है इस जगह पे कि जनाब ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होना चाहिए, तब आप ये बात कह सकते हैं।
कि ए की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अब चांस बन गया ना कि नेगेटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आने के चांसेस हैं। तो जब आप रखेंगे 0 से इन्फिनिटी तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी ना। आगे चलिए, तो ये दूसरा एक्सियम है किसी सेट फंक्शन के ऊपर कि वो प्री मेजर हो, नॉन नेगेटिव हो, और तीसरी बात कि जनाब वो क्या हो, वो काउंटेबली एडिटिव हो, कि अगर आपने अपने एम के अंदर से एक सीक्वेंस ली है डिसजॉइंट पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स की, एक तरफ आप उनके यूनियन का म्यू लेते हो, दूसरी तरफ उनकी हर इंडिविजुअल वैल्यू का म्यू लेके उनको ऐड करते हो, और इक्वालिटी होल्ड करती है। जब आपके पास सेट फंक्शन में इन तीन बातों की जो वैलिडिटी मौजूद हो, आपको पता चल जाए कि जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, सेट फंक्शन जो डिफाइन किया है, वो इन तीनों खूबियों का हामिल है, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो मैयर है, या जनरल मैयर भी कह सकते हैं। जब सर सब जैसे सेकंड कंडीशन कहती है हमें पॉजिटिव है, तो फिर हमें नेगेटिव भी पॉजिटिव रखने की जरूरत क्या है नंबर्स की? नहीं, वो ये क्या वो होता है ना, सेकंड मेरी कंडीशन? बात सुने ना जनाब मेरे भाई, आप मुख्तलिफ तरीकों से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना। बेसिकली हमारे पास मार्केट के अंदर इतने ज्यादा सेट फंक्शंस मौजूद हैं कि उनके अंदर जरूरी नहीं है कि ये हर वैल्यू मनवन एज इट इज होल्ड करे, यानी एक ऑप्शन दे रहा है वो कि आपके पास यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होना चाहिए। और पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आप बोल रहे हैं, यानी वॉइस की आवाज आई है, पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव की पाबंदी लगा रहा हूं और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, तो फिर मुझे इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। जाहिर बात है, मुझे पता है मेरी जेब में है ही पॉजिटिव नंबर, तो फिर नेगेटिव आने का खदशा ही नहीं आता, खदशा ही नहीं होगा आपको। तो जब यहाँ तो क्या सर नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर क्या ये सेकंड कंडीशन है, तो कहेंगे हम कि ये नेगेटिव नंबर है? हाँ ये नेगेटिव, यानी फिर ये होगा कि ये मैयर नहीं रहेगा। यानी किसी हम्म। सेट फंक्शन के मैयर होने के लिए जरूरी है मोहतरम कि ये तीन बातें होल्ड करें। होल्ड करेंगे, इसका ठीक है। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ऐसे भी सेट फंक्शन मौजूद हैं जिनके अंदर ये बातें होल्ड नहीं करती। यानी किसी सेट के ऊपर हम्म। जब आप अपना एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और आप उसको मुख्तलिफ वैल्यूज देते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका आंसर नेगेटिव आए, और हो सकता है ऐसा हम्म। हो। तो तब आप कहेंगे कि वो मैयर नहीं है। ये एक आइडियल कंडीशन के साथ बात हो रही है कि उस सेट फंक्शन को मैयर बोलेंगे जो इन तीन बातों को होल्ड करता हो। ठीक है सर। जबरदस्ती अब्दुल कदीर साहब होल्ड नहीं करवानी है, यानी होल्ड करती हैं तो करवानी है। अच्छा, और आगे इसी डेफिनेशन को उसने मुकम्मल किया है। आप नोट करिएगा जरा कि एक तरफ आपके पास एक्स है जो हमने सबसे पहले कंसीडर किया था कि मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, फिर मैंने उसके अंदर से सबसेट्स का कलेक्शन लिया था और मैंने उसे बोला था एम, और फिर उसके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन की थी जिसका नाम रखा था म्यू। जब हम इस ट्रिपलेट को इस तरीके से लिखेंगे और जब हम ये कह चुके हैं कि ये जो म्यू है ये तीनों खूबियों का हामिल है, ये जो मैंने ऊपर लिखी है, तो फिर ये जो ट्रिपलेट है इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये मेयर स्पेस है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर फर्ज करें एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और डी जो है वो उसका एक डी, उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि मीट्रिक की सारी बातों को होल्ड करता है, तो फिर हम बाद में कहते हैं कि वो जो एक्स है और वो जो डी है ये मिल के जो आर्डर पेयर बना है ये कहलाता है मीट्रिक स्पेस। तो इसी तरीके से ये जो तीन वैल्यूज हैं असल में एक्स है, एक्स में से सबसेट का कलेक्शन लिया एम, और फिर उसके ऊपर मैपिंग डिफाइन की गई सेट फंक्शन के तौर पे। तो अगर ये जो ट्रिपलेट है आप अगर लिखते हैं, अगर ये जो म्यू है एम के ऊपर ये तीनों खूबियों को होल्ड करता हो, तो हम कहेंगे कि वो मेयर स्पेस है, और फिर हम कहेंगे कि एम का जो हर मेंबर है वो मेयरेबल सेट है। हर मेंबर का फिर जो है उसको एक लकब मिल जाएगा कि वो मेयरेबल स्पेस है। ठीक हो गया जी। तो मैं अगला टॉपिक करने से पहले आपको
वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ रूशनास करवाता हूं। इससे पहले कि मैं अगला टॉपिक करूं, ये एक एग्जाम्पल है, आप देखिएगा। ये देखिए, मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, इसमें आपने ये नोट करना है। ये वाली, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ये आप जरा नोट कीजिएगा। कहता है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और एक मेजर या एक मैपिंग डिफाइन की जा रही है यहाँ 0 से इन्फिनिटी। अब ये एग्जाम्पल है, वो एक जनरल व्यू था, यहां उसने बोला ही 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए यहां मैं करेक्ट नहीं करूंगा। और यहां 2 की पावर x का मतलब है पावर सेट। तो आपको पता है कि पावर सेट जो होता है वो सिग्मा अलजेब्रा ही होता है। अगर आप पावर सेट लेके सिग्मा अलजेब्रा के एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाएंगे तो सारे हो जाएंगे। अब वो कहता है कि जनाब ये मैंने मैपिंग डिफाइन की है कि अगर कोई खास एलिमेंट एक से बिलोंग करता है तो फिर उस सेट को का मैंने जो उसकी मैपिंग है वो 1 होगी, यानी P को एक खास एलिमेंट है, अगर वो A में होगा तो फिर आंसर 1 है, अगर नहीं होगा तो आंसर 0 है। इस मैपिंग को देखते हुए चेक करें कि क्या ये जो म्यू है ये मैयर है कि नहीं है। और ये जो मैयर डिफाइन की गई है ये मैयर है, और इस मैयर को कहते हैं फाइनाइट मैयर। इस मैयर की खूबी का नाम है फाइनाइट मैयर। ये देख लें आप इसमें नीचे, क्योंकि आपको पता है खाली सेट के अंदर आप देखिए कोई मेंबर नहीं होता, तो वो जो पी की तलाश है जिस खास एलिमेंट का जिक्र किया गया है वो फाई के अंदर नहीं होता, इसलिए वो 0 आएगा, वो प्री मैयर हो गया। अब अगर फर्ज करें मैंने एक सेट ए लिया है, अगर वो एम्प्टी है तो उसका आंसर 0 है। और अगर फर्ज करें एक पर्टिकुलर वैल्यू के तहत मैं बात करूं कि वो जो खास वैल्यू, वो खास नंबर है वो ए का मेंबर नहीं है, तो फिर उसका मैयर 0 होगा अगर वो ए में नहीं है, और अगर वो ए में है तो आंसर 1 आएगा। किसी भी सूरत में आप देखें कि ए का आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा, मतलब नॉन नेगेटिव। और तीसरी प्रॉपर्टी आप खुद देखिएगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह कल करवा दूंगा, क्योंकि अब इस वक्त मेरी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं अगले आधे मिनट में जी, अगर आपने पूछनी है तो। सर इस एग्जांपल से पहले थ्योरम आ रहे हैं वो खुद करने हैं। नहीं 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 नहीं, वो मैं आपको करवा दूंगा, वो चूंकि मैंने डेफिनेशन करवाई थी ना उसकी वजह से फिर वो एक एग्जांपल, और कल इंशाल्लाह वही थी।